हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो हमें साइंटिफिक टेक्निक्स दी थी उनके बारे में। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमें 8 साइंटिफिक टेक्निक्स दी थी, तो चलिए एक एक करके सभी टेक्निक्स को समझते हैं। सबसे पहली टेक्निक थी फंक्शनल फोरमैनशिप। इसमें ये बताया गया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्यों ना 2 डिपार्टमेंट बनाए जाएं, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और दोनों डिपार्टमेंट के अंदर 8 लोगों का होना जरूरी है। हर डिपार्टमेंट में 4-4 लोग होंगे, प्लानिंग के अंदर 4 लोग और प्रोडक्शन के अंदर भी 4 लोग, और ये चारों लोग अपने अपने काम में एक्सपर्ट होंगे। अगर ऐसा हम करेंगे तो हम लोगों से ऑप्टिमम परफॉर्मेंस जो है उसे निकाल सकते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस करवा सकते हैं अपने वर्कर्स से। इन 8 फंक्शनल एक्सपर्ट्स में बात करते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स की। सबसे पहला एक्सपर्ट है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क वो व्यक्ति होता है जो हमें काम का रूट बताता है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बताता है किसी भी काम को करने का। ये ज़्यादातर मैकेनिकल और मैनुअल जॉब में होता है। अगला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये व्यक्ति इंस्ट्रक्ट करेगा कि किसी भी जॉब को कैसे करना है, किस मैनर में करना है। ठीक है। तीसरा जो क्लर्क होता है वो होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इस फोरमैन का काम था कि वो किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए एक टाइम को फिक्स करे और कॉस्ट बता दे कि ये काम इस कॉस्ट में हो जाना चाहिए और इतने पर्टिकुलर टाइम में हो जाना चाहिए। अगला था डिसिप्लिनेरियन। ये देखता था कि काम जो है वो सिस्टमेटिक वे में और ऑर्डरली वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन्ड है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट के चारों फंक्शनल एक्सपर्ट खत्म हो गए। अभी टेक्निक 1 ही चल रही है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 4 लोग रह गए हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहला व्यक्ति था गैंग बॉस। ये मशीन्स, टूल और ये सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करता था जिससे किसी भी काम को करने में कोई देरी ना आए। अगला था स्पीड बॉस। ये देखता था कि सभी काम जो हो रहे हैं वो टाइमली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, किसी भी काम में कोई देरी तो नहीं हो रही है। स्पीड मेंटेन करने का काम स्पीड बॉस देखता था। रिपेयर बॉस ये देखता था कि किसी भी मशीन में कोई या किसी भी टूल में कोई खराबी आ गई है तो वो वर्किंग कंडीशन में उसे दोबारा से ले पाए। इंस्पेक्टर का काम था इंस्पेक्ट करने का, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल देखने का कि सारे काम जो हैं उनका आउटपुट जो है वो क्वालिटेटिव निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। यहाँ पर पहली टेक्निक खत्म हो गई। अब टेक्निक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टेक्निक नंबर 2 थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि बेहतर क्वालिटी आउटपुट देना, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप कितना ज़्यादा सिंपल बना सकते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश मत करिए कि बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएंगे तो बहुत सारा प्रॉफिट आएगा, ऐसा मत करिए। आप सिंपल डाइवर्सिटी रखिए, ज़्यादा डाइवर्सिटी मत रखिए। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का एक और मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट्स में उनके साइज, उनके टाइप में भी ज़्यादा वैरायटी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा मशीनरी, अलग अलग टाइप की मशीनरी होगी तो भी खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चीज़ों को काफ़ी सिंपल रखिए, कीप इट सिंपल। एक एग्जाम्पल भी बताया गया है कि यूएसए के अंदर एक पेपर बनाने की कंपनी थी जो पेपर मैन्युफैक्चर करती थी। वो 2000 वेराइटीज़ के पेपर बनाती थी। तो 2000 वेराइटीज़ के लिए अलग अलग मशीनरी चाहिए थी, अलग अलग लेबर चाहिए थी, अलग अलग इन्वेंट्री चाहिए थी। वैरायटी अलग अलग है तो हर चीज़ काम करने का तरीका भी अलग अलग था। तो काफ़ी ज़्यादा लोड भी पड़ता है इस सारी चीज़ों से। ठीक है। आप ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। तो यहाँ पर टेलर ने बताया कि डाइवर्सिटी ना रख के सिंप्लिसिटी रखिए, सिंप्लीफिकेशन रखिए। तो उस कंपनी ने 2000 से 200 चीज़ें कर दी, वेराइटीज़ जो थी वो रिड्यूस कर दी और रिजल्ट्स जो थे वो काफ़ी पॉजिटिव आए थे। अगला देखते हैं फटीग स्टडी। फटीग का मतलब होता है थकान से। यहाँ पर टेलर ने बताया कि हमें ये देखना चाहिए कि एक वर्कर को काम करते हुए कितनी देर हो गई है और कितनी देर बाद वो ज़्यादा थकने लगता है। तो हमें ये डिटरमाइन करना होता है कि किसी भी काम को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी लगती है, उसके रेस्ट ऑफ इंटरवल्स कितने होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं फटीग स्टडी में। ये भी बताते हैं हम फटीग स्टडी में कि एक प्रॉपर रेस्ट अगर एम्प्लॉय को दिया जाए या वर्कर को दिया जाए तो वो एक बेहतर एनर्जी के साथ दोबारा काम पर लग सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक वर्कर है, वो 3 शिफ्ट में काम करता है। अगर वो पहली शिफ्ट में काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाता है तो क्यों ना दूसरी शिफ्ट में उसे एक ब्रेक दे दिया जाए और 3rd शिफ्ट में वो पूरी एनर्जी के साथ काम कर सके। इससे उसका मोटिवेशन लेवल भी बना रहेगा, इरिटेशन भी नहीं रहेगी और आउटपुट और क्वालिटी आउटपुट निकल के आएंगे। अगली टेक्निक देखते हैं मेथड स्टडी।
मेथड स्टडी में ये बताया गया था हमें बेहतर मेथड चुनना है। ये मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव यही था कि वो तरीका निकालना या वो मेथड निकालना जो सबसे ज़्यादा बेहतर हो, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी लेकर आए किसी भी मटेरियल, मशीनरी और मैन पावर को यूज़ करते हुए। एक एग्जांपल से समझते हैं कि शूज़ के प्रोडक्शन के लिए दो टेक्निक हो सकती हैं, लेबर इंटेंसिव और मशीन इंटेंसिव। आपको बस ये देखना है कि कौन सा मेथड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। जो मेथड आपको ज़्यादा सूटेबल लगे, ज़्यादा एफिशिएंट लगे, जिसमें खर्चा कम से कम लगे, वो आपका बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। अगली जो टेक्निक है वो है टाइम स्टडी की। इसमें बताया गया है कि हमें एक पर्टिकुलर काम को करने में कितना समय लगता है, वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम बन जाता है। तो एक मैनेजमेंट को कई सारे वर्कर्स को ऑब्जर्व करना होता है और देखना होता है कि किसी भी पर्टिकुलर काम को करने में कितनी देर लग रही है। जितना एक एवरेज टाइम निकल के आता है वो सेट कर दिया जाता है एज ए स्टैंडर्ड टाइम, और सभी वर्कर्स के लिए वो काम किस चीज़ का करता है, वो ये काम करता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप काम कर लोगे तो आप एफिशिएंट कहलाओगे, उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप काम नहीं कर पाओगे तो आप इनएफिशिएंट की कैटेगरी में चले जाओगे। अगली जो टेक्निक है वो है मोशन स्टडी। इसमें हमें ये देखना होता है कि कौन से हमारे मूवमेंट्स खराब हैं और कौन से मूवमेंट हमारे सही हैं। यानी कि प्रोडक्टिव मूवमेंट्स और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को अलग अलग किया जाता है और बाद में अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिससे कि बेटर रिजल्ट निकल कर आ सके। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई वर्कर है, वो काम कर रहा है किसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ के, ठीक है, लेकिन वो अपने टूल्स और इक्विपमेंट को उठाने के लिए बार बार नीचे जाता है, तो इसमें उसकी एनर्जी और टाइम काफ़ी वेस्ट हो रहा है। तो ये जो बार बार नीचे आना है, ये एक अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। इसको एलिमिनेट करने के लिए क्यों ना उसके बराबर में एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए जहाँ पर वो टूल और अपनी इक्विपमेंट्स को आसानी से वहीं ऊपर के ऊपर ही ले सके और अपने काम को कंटिन्यू रख सके। इससे क्या होगा, बेटर रिजल्ट निकल के आएंगे। अगली है टेक्निक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसमें बताया गया था कि वर्कर को उसके काम के हिसाब से वेजेस दीजिए, ठीक है। एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा वेजेस दीजिए, इनएफिशिएंट को कम दीजिए। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अगर आप एफिशिएंट एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा वेजेस देंगे, जैसा बी पॉइंट में लिखा है, तो वो एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा और हमेशा एफिशिएंट ही रहेगा। और सी में ये बोला गया है कि एक्स्ट्रा वेजेस जब एफिशिएंट एम्प्लॉय को मिलते हैं तो वो तो एफिशिएंट कैटेगरी में बना ही रहता है और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय भी उसकी कैटेगरी में आने की कोशिश करता है। तो उसके लिए भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर का काम भी करता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, कि इनएफिशिएंट और एफिशिएंट वर्कर को अलग अलग तरीके से वेजेस दीजिए, जिससे कि इनएफिशिएंट वाला भी एफिशिएंट बनने की कोशिश करे। तो ये थी टेक्निक नंबर 7। अगली टेक्निक है टेक्निक नंबर 8, मेंटल रिवॉल्यूशन। इसे हमने हार्मनी नॉट डिस्कर्ड में भी डिस्कस किया था। इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल ये बताया गया है कि लोगों को यानी कि मैनेजमेंट वर्कर को कुछ नहीं समझता और वर्कर मैनेजमेंट को खराब समझता है, ठीक है। दोनों के नज़रिए एक दूसरे को लेके काफ़ी खराब हैं। यहाँ पर हमें उन दोनों के नज़रिए में फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन लानी है बजाय फीलिंग ऑफ कंपटीशन या हेट्रेड के, ठीक है। तो ऐसा अगर करेंगे ना तो मैनेजमेंट के अंदर एक प्लेजेंट वर्किंग कंडीशन बनी रहेगी, लोग एक दूसरे के प्रति डिवोटेड रहेंगे, लॉयल रहेंगे। लोगों का बेसिकली मेंटली एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना समय दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट पर।